सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को नोटेशन बता देते हैं, और नोटेशन ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। सैम्पलिंग के इस पेपर में सभी लोगों को एक काम करना है, आप लोग एक रफ़ और पेन लेकर बैठिएगा। जिन चीज़ों की मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाऊँगा उनको आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है, और अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आपको तुरंत बताना भी है। तो नोटेशन में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। नोटेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, ताकि हम प्रूफ को करते समय नोटेशंस में कंफ्यूज ना हो। तो नोटेशंस में मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा एक रैंडम वेरिएबल से। यहाँ पर रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है? वैसे तो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन आपने पढ़ी, और आपने मेरे यूट्यूब लेक्चर में भी रैंडम वेरिएबल को देखा होगा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल होता है उसको एक्चुअली में कहते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स। या तो हम उसे वाई से डिनोट करते हैं या फिर एक्स से डिनोट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की हिंदी होती लक्षण। लक्षण का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हम इसकी नोटिस कर रहे हैं जिनको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। 1 मिनट ज़रा होल्ड करेंगे सभी को। क्लास टाइम पे ज्वाइन करें सब लोग। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि क्लास समय पर ज्वाइन हो जाए। चलिए, तो y को हमने कहा कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये y कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि सपोज कर लो हमको एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में हमें स्टडी करना है ब्लड ग्रुप, तो y हमारा ब्लड ग्रुप हो गया। अब इसके टाइप कितने हैं? y1, y2, y3, y4। तो जब हम इनको इनके टाइप में डिवाइड करते हैं तो ऐसे डेटा को हम कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं। कैटेगोरिकल डेटा का मतलब जिसकी हम कैटेगरी बना सकें। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड ग्रुप हमें मिलता ही जाए, मिलता ही जाए, मिलता ही जाए? ब्लड ग्रुप टोटल कितने हैं? 4 ही हैं। पॉजिटिव निगेटिव मिला लें तो 8 हो जाएंगे। तो टोटल 8 ब्लड ग्रुप में ही हम सभी लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम ब्लड ग्रुप पे किसी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं तो उसे हम कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं। लेकिन अगर हम इस वाई को कहें कि ये वाई किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी एक किसान की उपज है, फसल है। अब वो फसल अलग अलग हो सकती है, गेहूं की, चावल की, गन्ने की, कोई एक कंसीडर कर लेंगे। तो वाई अगर किसान की उपज है तो इसको हम कैटेगोरिकल डेटा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये आप लोगों को बताना है। चलिए थोड़ा सा सोचिए और बताइए कि अगर वाई को हम ये कहें कि वो ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए वो कैटेगोरिकल हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि किसी एक किसान के खेत में होने वाली ये फसल है, या सभी किसानों के खेत में होने वाली फसल को हम कैरेक्टरिस्टिक्स वाई से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या ये कैटेगोरिकल डेटा है? आंसर इज नो। क्यों नहीं है? क्योंकि फसल कितनी हुई इसकी कोई कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। एक लिमिट है 0 से स्टार्ट होकर, और एक मैक्सिमम लिमिट है, उसके बीच में कोई भी वैल्यू ये वाई अटेंड कर सकता है। तो ऐसे वेरिएबल को हम कैटेगोरिकल डेटा नहीं कहते हैं। लेकिन सपोज कर लो अगर हमारे पास 200 किसान हैं, फार्मर्स हैं, इनका डेटा है हमारे पास 200 किसानों का, तो इन 200 किसानों में जो उपज हुई है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं y1 y2 डॉट डॉट y200। अब ये y1 y2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इन किसानों के खेत में कितनी फसल हुई, इनकी कुछ वैल्यूज़ होंगी। वैल्यूज़ पे हमको डील नहीं करना है, हमको पहले थ्योरेटिकल पोर्शन देखना है, बाद में हम वैल्यूज़ के साथ डील करेंगे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो y इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स। एक और नोटेशन आपके इसमें यूज़ होता है। एक तो y को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, दूसरा एक y और होता है, हम इसे कहते हैं पॉपुलेशन टोटल। पॉपुलेशन टोटल। अब पॉपुलेशन टोटल कैसे आएगा? तो इन किसानों की फसल को अगर हम जोड़ लें y1 y2, और कहाँ तक कितने किसान थे टोटल? 200 तक, तो हम इसको समेसन yi भी लिख सकते हैं, जहाँ पर i गोइंग फ्रॉम 1 to 200। नोटेशन में हम लोग इस 200 को n मानकर चलते हैं। कैपिटल N अगर ये पॉपुलेशन है, स्मॉल n अगर ये सैंपल है। तो y क्या हो गया? पॉपुलेशन का टोटल, जिसको हम समेसन y से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है कि सारी वैल्यूज़ का सम। अब इस वाले नोटेशन में किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। सैम्पलिंग में अगर आपको कहीं केवल y लिखा मिले
तो या तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा या तो वो पॉपुलेशन का टोटल होगा, और आप सिचुएशन देखकर जान जाओगे कि वो क्या है। कैसे, वो आप प्रैक्टिस से धीरे धीरे सीखोगे। तो जो पहला नोटेशन हमने डिफाइन किया दैट इज़ पॉपुलेशन टोटल। क्या किसी को इस पॉपुलेशन टोटल को समझने में कोई दिक्कत है? इसको हम एग्रीगेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं। जैसे हम आप लोगों का एक टेस्ट लें 20 नंबर का, इस क्लास में जितने बच्चे हैं सबके नंबर को हमने y1 y2 y इस तरह से लिख लिया। लिखने के बाद जब हमने इसको ऐड किया दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन टोटल। 20 बच्चे हैं, ये हमारी पॉपुलेशन है, क्लास में 20 बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोटेशन नंबर 2 होता है पॉपुलेशन मीन। तो पॉपुलेशन मीन का नोटेशन आप लोग अच्छे से जानते हैं, फिर भी स्टार्टिंग है तो मैं सबको बता देता हूँ। जब हम पॉपुलेशन टोटल को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन मीन, और कैपिटल वाई बार से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, ये पॉपुलेशन टोटल था दैट इज कॉल्ड समेशन वाई आई गोइंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल एम। ये बन गया हमारे पॉपुलेशन के मीन का फॉर्मूला। तो नोटेशन नंबर 2 आपको याद रखना है पॉपुलेशन मीन। आते हैं नोटेशन नंबर 3 पे। नोटेशन नंबर 3 है पॉपुलेशन वेरिएंस। अब पॉपुलेशन वेरिएंस की जितनी फॉर्म है सारी आपको देखनी है। टोटल 4 या 5 फॉर्म है और सब में आपको एकदम परफेक्शन के साथ याद रखना है, रटना नहीं है। इसलिए क्योंकि हर चीज़ आपको समझ में आएगी और आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो देखते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस के जो 4 फार्मूले हमने बोले वो कौन कौन से हैं और उन पे डिस्कशन करते हैं। चलिए, पॉपुलेशन वेरिएंस को नॉर्मली हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो इस कैरेक्टरिस्टिक्स y पर पॉपुलेशन ली गई है तो हम यहाँ पर सफिक्स में y भी लगा सकते हैं। सिग्मा वाई स्क्वायर मीन्स वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन y। अगर यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स और होती x, इसका वेरिएंस हमें लिखना होता तो हम इसे सिग्मा x स्क्वायर से लिख सकते थे। सफिक्स में x लगा देते, इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स x का है। इसका जो फॉर्मूला होता है इसमें क्या करते हैं, हर एक वैल्यू से मीन को घटाते हैं और इसको स्क्वायर करके जोड़ते हैं और फिर एवरेज लेते हैं। तो अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको इस फॉर्मूले को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से समझेंगे क्या है वेरिएंस। वेरिएंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सभी लोग देख लो। वेरिएंस की हिंदी होती है डिस्पर्सन, यानी कि फैलाव। हमारा डेटा किस रेंज तक फैला है और उसका जो फैलाव है उसका एवरेज क्या है। जैसे हम कहें स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है या वेरिएंस 4 है, इसका मतलब सेंट्रल की वैल्यू से हर एक यूनिट औसतन 4 डिस्टेंस पर है, 4 यूनिट की दूरी पर है। अब कोई 3 होगा, कोई 2 होगा, कोई 1 होगा, कोई 5 होगा, यानी कि सबका अलग अलग डिस्टेंस था, लेकिन इनका जब एवरेज हमने निकाला तो कितना आया, 4। यहाँ पर जो सेंट्रल वैल्यू जिससे हम दूरी नापते हैं उसको हम यहाँ पर मीन ले रहे हैं, यानी मीन इज़ द वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और हम क्या कर रहे हैं, हम इस सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू से y1 y2 y3 y4 की जितनी भी वैल्यूज़ थी उनकी डिस्टेंस ली पहले हमने। अब डिस्टेंस प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है, इसलिए इनका स्क्वायर किया ताकि हमको दूरी पता चले। प्लस में है कि माइनस में ये मैटर नहीं करता, मैटर कि डेटा हमारा कितने डिस्टेंस में फैला है। तो स्क्वायर करने के बाद सारे प्लस में आ गए और प्लस में आए तो फिर हमने इनको जोड़कर एवरेज कर लिया। तो औसतन डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस हमको मिल गई, सिग्मा वाई स्क्वायर हो गया। अब इस सिग्मा वाई स्क्वायर को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। इस सिग्मा वाई स्क्वायर से जुड़ा हुआ एक नोटेशन और है जिससे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों कहते हैं? डेविएशन का मतलब होता है विचलन। विचलन मतलब कहाँ से, हर एक वैल्यू का उसकी मीन से विचलन, यानी कितनी दूरी पर वो है। और इसको इसके आगे स्टैंडर्ड लगे होने का मतलब क्या है कि ये मानक है। मानक मतलब जैसे कहते नहीं है कि अगर आपके हाई स्कूल में 75 नंबर हैं तो आप ऑनर हैं, 75% नंबर है तो ऑनर है। तो ये एक स्टैंडर्ड है, मानक है, इसको माना गया है। 60 प्लस हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न हैं और 45 to 60 हैं तो आप सेकेंड डिवीज़न हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं।
तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक डेविएशन क्या है जिसको हम एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर कहा गया कि वेरिएंस निकालते समय हर एक वैल्यू का स्क्वायर किया गया था, जिसकी वजह से वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ गई थी और सिग्मा वाई स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा आया था। तो अब इसको एडजस्ट करने के लिए अगर हम इस सिग्मा वाई स्क्वायर पे अंडर रूट लगा दें, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी वो एवरेज जो स्क्वायर करके निकाला गया था, बाद में हमने उसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए रूट ले लिया और ये कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू अंडर रूट दिस होती है। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बोल सकता है, बीच में आप अपना माइक ऑन करके कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्मा वाई स्क्वायर की फॉर्म की हम बात कर रहे थे, तो सिग्मा वाई स्क्वायर की जो फॉर्म हम बताने जा रहे हैं वो कैसे आती है आपको इसको देखना है और हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि आगे चलकर हम इन फॉर्म को डायरेक्टली यूज़ करेंगे। यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत आपको होगी तो आपको बोलना है। ये तो वो फार्मूला है जो ऊपर लिखा था, हम इसके अनदर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो अनदर फॉर्म बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें, बाहर की चीज़ों को बाहर लिखा रहने दो। अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा वाई आई स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2yi एंड वाई बार। अब इसके बाद क्या करना होता है, ये जो समेसन है इसको हम अंदर भेजते हैं। अंदर भेजने पर समेसन कभी भी कांस्टेंट पे नहीं लगता है, हमेशा वेरिएबल पे लगता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो वैल्यूज़ हैं वो वाई आई वाली वेरिएबल के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू चेंज होने पर ये बदल जाएगी। अगर आई की वैल्यू 1 है तो वाई वन स्क्वायर, 2 है तो वाई टू स्क्वायर, तो समेसन इस वाई आई पर लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सभी वैल्यूज को स्क्वायर करके जोड़ना। वाई बार एक मीन है और मीन पूरी वैल्यूज का है, इसलिए ये एक फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू को अगर हम n टाइम्स सम करें यानी इस पे समेसन लगाएं तो आप लोग देख सकते हैं, अगर 2 को हम 5 बार सम करें i इज इक्वल टू 1 to 5, ये 2 फिक्स है, इसको 5 बार सम करेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5 यानी वैल्यू और जितनी बार सम किया था उससे मल्टीप्लाई। यहाँ पर वाई बार स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको n टाइम सम करने से अच्छा हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी बचा हुआ है -2yi इंटू वाई बार। -2yi इंटू वाई बार पे जब समेसन ऑपरेट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगे और समेसन किस पे लग जाएगी, जो वेरिएबल यानी जो चेंज हो रहा है। तो वाई आई ही तो है जो y1 y2 y3 में बदल रहा है i की वैल्यूज चेंज होने पर। अब यहाँ पर समेसन से कांस्टेंट बाहर कैसे आया, मान लो हम जोड़ रहे हैं 2 + 3 + 4। हमने कहा कि इन सब में एक कांस्टेंट ऐड कर दो, तो कांस्टेंट 2 ऐड करने पर ये 4 बन गया, ये 5 बन गया और ये बन गया 6। तो पहले इसका सम क्या आ रहा था, 4 3 7 2 9। अब इसका सम क्या आ रहा है, 6 5 11, 11 4 14। सही है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, 2 सम में ऐड 15 होगा। अच्छा 6 5, हाँ ठीक है, सॉरी 15। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हमने ऐड किया है, सॉरी हमको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि समेसन अभी मैं समझाता हूँ, पहले मल्टीप्लाई करने दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो गया, 3 को करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 को करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब जरा इसको जोड़ो तो ये क्या आएगा 18, ठीक है। अब जरा 18 को हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 × 9। आपने देखा कि हमने हर वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई किया था और यही 2 फाइनल वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन में आ गया। यानी हम 2 को अलग अलग मल्टीप्लाई करें या जोड़ने के बाद फाइनली मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर भी यही हो रहा है, अंदर है 2yi वाई बार, यानी yi में 2 और y बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो चाहो तो y1 y2 yn में मल्टीप्लाई करके तब जोड़ो, या फिर इन दोनों को बाहर निकाल के फाइनली लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो। तो कौन सा तरीका सही होता है, ये वाला तरीका सही होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमने 9 को सीधे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, जबकि अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे थे तब भी 18 आ रहा था। तो अब ये वाला सही है कि ये वाला सही है, जिसमें टाइम बचे
इसमें टाइम बच रहा है। तो सबको ये चीज़ क्लियर होगी कि कैसे कांस्टेंट समेशन के बाहर आता है। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताओ, और एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू आपको आसानी से समझाया जा सकता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ रखी है, लेकिन मैं रूट लेवल से चल रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना रहे। नोटेशंस का ही खेल है सैम्पलिंग में सारा। अगर आपने नोटेशंस अच्छे से समझ लिए, याद कर लिए, याद करने का मतलब प्रैक्टिस करनी है, रटना नहीं है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। 1/n भी हम अंदर भेजते हैं। तो अंदर भेजेंगे तो सबसे पहले तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इस पे आया तो n से n कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा y बार स्क्वायर। यहाँ पर 2y बार कांस्टेंट है और n इसके साथ लग गया डिवाइड में, और ये है 1 to कैपिटल N समेसन। अब इसकी वैल्यू तो अभी भी आपने ऊपर पढ़ी है, क्या है, पॉपुलेशन मीन। अगर हम इसको y बार पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, -2y बार स्क्वायर। और जो चीज़ें पहले से हैं उन्हें भी हम लिख लेते हैं। अब अनदर फॉर्म आपकी आ गई। अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो आएगा -y बार स्क्वायर, और इधर आएगा 1/n समेसन i = 1 to n yi स्क्वायर। ये आ गया सिग्मा वाई स्क्वायर का अनदर फॉर्म। एग्ज़ाम में या न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये वाली फॉर्म ज़्यादा यूज़फुल होती है, आप इसको ज़्यादा यूज़ करोगे। और हम कभी कभी डायरेक्ट इसकी जगह पर नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आपको समझ जाना है कि ये कैसे आई है। तो इन नोटेशंस को आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। जो PDF फाइल मैं भेजूंगा हो सकता है उसमें ये ना मिले, तो आपको इनको लिखते रहना है। और PDF फाइल अगर कोई लिख रहा है तो उसमें ऐड कर लें, और अगर कोई प्रिंट आउट करवा रहा है तो उसमें एक साइड हमेशा सादा छोड़कर चलिए। एक पे प्रिंट करवाइए, एक ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि जितनी एडिशनल चीज़ें हैं वो आपको उस पर लिखनी है। चलिए, आपने नोटेशन समझ लिया वेरिएंस के दो। अब वेरिएंस से जुड़ा ही एक कॉन्सेप्ट और है जिसे हम कहते हैं मीन स्क्वायर एरर। तो सैम्पलिंग के केस में इसे कैपिटल S स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके और ऊपर वाले फॉर्मूले में बस इतना ही अंतर है, सब कुछ सेम है। वेरिएंस का और इसका फार्मूला बिल्कुल सेम है, केवल ऊपर n से डिवाइड था और यहाँ पर n-1 से डिवाइड किया गया। कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ कि इस तरह का एक नोटेशन बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह का नोटेशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा जब आप डिटेल्ड में SRS WR और WOR सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि इस नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो बच्चे अनबायसनेस पढ़ चुके हैं वो लोग समझ गए होंगे कि ये नोटेशन क्यों लाना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नोटेशन का भी अनदर फॉर्म लिखा जा सकता है। तो इस वाले नोटेशन के अनदर फॉर्म को लिखने का वही तरीका है, जो ऊपर होल स्क्वायर ओपन करना है, समेसन रन कराना है और n-1 से डिवाइड करना है। तो जब हम इसकी अनदर फॉर्म लिखेंगे तो अब की बार हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, आप लोगों को घर में इसको प्रूफ करना है। अब की बार हमारे पास रिजल्ट आएगा चलिए, आपको घर पे वैसे ही समेसन ओपन करना है, होल स्क्वायर लेना है और देखना है कि ये रिजल्ट आ रहा है या नहीं। ठीक है, हो जाएगा सबसे। ये आपका होमवर्क है, अगर नहीं होगा तो आपको कल बताना है मुझे। ठीक है, ओके। मीन स्क्वायर एरर हो गया। अब पॉपुलेशन के जो नोटेशंस जरूरी थे वो लगभग हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं सैंपल की तरफ। अभी हमने आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ नोटेशंस पे डील कर रहे हैं। जब हम पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं तो सैंपल के साइज को स्मॉल n लिखते हैं और वैल्यूज़ को इस तरह से लिखते हैं। मान लो सैंपल की कुछ वैल्यूज़ इधर आ गई हैं। अब ये कैसे आई हैं ये सब आप पढ़ चुके हो। लॉटरी मेथड, रिमाइंडर अप्रोच, क्वेश्चन अप्रोच, किसी भी तरीके से ऊपर से स्मॉल n वैल्यूज़ को यहाँ पर लाया गया है। इन n वैल्यूज़ को लाते समय एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है, आपको उस कॉन्सेप्ट को देखना है। और सैम्पलिंग का नाम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्यों पड़ा ये भी समझना है। देखिए, ये हमारी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन से जब हम सैंपल लेते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ थी,
और यहाँ से मान लो हमको 10 साइज का सैंपल लेना था, तो हमने किसी भी मेथड से यहाँ से कोई एक वैल्यू रैंडमली सेलेक्ट करके यहाँ पर लिख ली। फिर हम क्या करते हैं, जिसको हमने सेलेक्ट किया हम उसको पॉपुलेशन से हटा नहीं देते हैं, हम उसको पॉपुलेशन में रखे रहते हैं। यहाँ पर उसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं। मान लो पहला किसान आया हमारा, तो इसकी जितनी फसल थी वो यहाँ पर हमने नोट कर ली और वो अब भी सैंपल में है। तो ऐसा हो सकता है कि जब कभी दोबारा वो नंबर आए, मान लो आप रैंडम नंबर से चूज कर रहे थे, 12 नंबर की यूनिट आई रैंडम नंबर में और आपने उसको सैंपल में कर लिया। अब आप आगे बढ़ते गए फिर भी हो सकता हो कि 12 रिपीट कर जाए। अगर 12 रिपीट करेगा तो आपको 12 नंबर की यूनिट को सैंपल में फिर ले लेना है। इसीलिए इसको विद रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसको सिंपल रैंडम क्यों कहते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो पहले हम विद रिप्लेसमेंट समझेंगे, फिर समझेंगे इसको रैंडम क्यों कहते हैं। विद रिप्लेसमेंट में मेन कॉन्सेप्ट है कि जिस भी वैल्यू को हम एक बार सेलेक्ट करते हैं उसको पॉपुलेशन से हटाते नहीं हैं, वापस उसी में रख देते हैं। यानी हम उसको वापस पॉपुलेशन में रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं, इसीलिए नाम पड़ता है विद रिप्लेसमेंट। जब हम विदाउट पढ़ेंगे तो जिस यूनिट को एक बार सैंपल में हमने ले लिया उसको दोबारा नहीं लेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या हर एक यूनिट के इधर आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है? तो आप लोगों ने क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को याद करिए। मान लो हमने ताश के पत्ते से एक पत्ता निकाला, इस पत्ते का हम नाम दे रहे हैं, ये हार्ट का एस है, हार्ट का इक्का है। तो इस हार्ट के इक्का के 52 पत्तों से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कौन बताएगा? सर 1/52। क्या सभी को ये क्लियर है 1/52? आपको या तो यस बोलना है, सभी लोग बोलें। यस सर। यस सर। चलो यस सर। तो अब ये बात सबको क्लियर हो गई कि अगर यहाँ पर कैपिटल N यूनिट हैं तो हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/n। अब मान लो पहली बार में जो यूनिट हमने ले ली उसको हमने वापस नहीं किया, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? n-1। फिर जब हम अगली वाली यूनिट को सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/n-1। तो इस केस में हर एक यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं होती है, इसीलिए हम प्रोसीजर अपनाते हैं विद रिप्लेसमेंट का। कोई लोग अगर आगे पढ़ चुके हो तो अभी बोलना नहीं, विदाउट वाला केस अभी हम समझाएंगे तब उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि पॉपुलेशन से कोई भी यूनिट लें, पॉपुलेशन में हर समय कैपिटल N यूनिट्स रहती हैं क्योंकि हम जिसको सेलेक्ट कर लेते हैं उसको भी वापस रख देते हैं। तो हर समय हर यूनिट के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। इट मीन्स दैट all the units are equally probable being selected in the sample। यानी सैंपल में सेलेक्ट होने के लिए सभी पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी बराबर है। आकांक्षा बेटा तुम कहाँ रह गई थी आज? मैंने आपको कॉल करके बताया था ना कि अच्छा, चलो ठीक है, ओके ठीक है। अभी से आप समझिए, बाकी अभी हम देखते हैं। 1 मिनट आप सब लोग होल्ड करेंगे।